एक दो तीन। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं कम से कम वक्त में आपको कायदे कानून की मालूमात बहम पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, लेकिन ये कहना ज़रूरी समझता हूं कि हर प्रोग्राम ज्ञान के आदान प्रदान का हर आयोजन सिस्टमेटिक सिलसिलेवार क्रमानुसार होना चाहिए। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे डिमांड की, बल्कि मैं तो कहूँगा कि फरमाइश की कि मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट पर मज़ीद वजाहत के साथ, अधिक स्पष्टीकरण के साथ रोशनी डालूँ, उसके उद्देश्य वगैरह बताऊँ, और मैंने इस बात को कबूल किया। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया। हिंदू सक्सेशन एक्ट एक राज्य के अलावा एक स्टेट को छोड़कर तमाम भारत में लागू था। अब था ये शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया भाइयों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य घटना के कलम 370 के हट जाने के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 यानी कलम 1 सबसेक्शन 2 यानी पोर्ट कलम 2, इसमें कोई अमेंडमेंट डिलीशन मेरी नज़र से नहीं गुजरा। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये तमाम भारत में लागू समझा जाना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। अब इस हिंदू सक्सेशन एक्ट का उद्देश्य क्या था? भाइयों और बहनों, हिंदू सक्सेशन एक्ट के किए जाने का उद्देश्य इंटेस्टेड सक्सेशन को कोडिफाई करना, अमेंड करना था। अब कोडिफाई करना क्या है? कोडिफाई करना यानी किसी कानून को, किसी कायदे को बाकायदा निश्चित और अनअवॉइडेबल सेक्शंस में, कलमों के तहत, दफात के तहत एक एक्ट बना लेना, एक संहिता बना लेना। अमेंड करना यानी दुरुस्ती करना, उसमें बदलाव करना, उसके तहत एडिशन डिलीशन भी आते हैं। ये उद्देश्य था उस वक्त का। अब इंटेस्टेड सक्सेशन क्या है? इसके लिए हमें टेस्टामेंटरी सक्सेशन जानना होगा। इन दोनों को जानने के लिए, टेस्टामेंटरी सक्सेशन और इंटेस्टेड सक्सेशन को जानने के लिए हमें टेस्टामेंट शब्द का अर्थ देखना होगा, क्योंकि टेस्टामेंट से ही ये दोनों निकले हैं। अब अगर हम ऑक्सफोर्ड एस हॉर्नबाई की डिक्शनरी देखें तो टेस्टामेंट का एक अर्थ है टेस्टिमनी, यानी किसी चीज का सबूत, प्रमाण। दूसरा अर्थ है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु जो किसी दूसरी चीज का अस्तित्व बताए, साबित करे या उसको सच बताए। एनीथिंग दैट सेज दैट समथिंग एल्स एग्जिस्ट्स और इज ट्रू। अब मैं इसको मजीद वाज़ेह करूंगा, अधिक स्पष्ट करूंगा। इस टेस्टामेंट शब्द के अर्थ ही में टेस्टामेंटरी सक्सेशन और टेस्टामेंट दोनों हमारी समझ में आ जाएंगे। मैं इसको यूं बयान करूंगा, इसको यूं वाज़ेह करूंगा कि कोई हिंदू व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी, अपनी तमाम मिल्कियत की कोई मृत्यु पत्र, जिसको वसीयत कहते हैं उर्दू में, कानून की जुबान में विल, और उसको शाब्दिक डिक्शनरी मीनिंग में बिक्वेस्ट कहते हैं। अगर अपनी मिल्कियत की वो ऐसी मृत्यु पत्र कोई करके, लिखकर, दस्तावेज बनाकर फौत हो जाता है, यानी मर जाता है, तो उसके वारिसों को उस मिल्कियत में, उस मिल्कत में, उस मिल्कत में, उस प्रॉपर्टी में जो हक व हिस्सा मिलेगा, वो कौन से वारसा कायदे से, कौन से सक्सेशन से? टेस्टामेंटरी सक्सेशन से कहलाएगा। और मजीद वाज़ेह करूं मैं, उनको टेस्टामेंटरी सक्सेशन से वो हक मिला, प्राप्त हुआ, उसका प्रमाण, उसका टेस्टामेंट, उसका सबूत क्या है? वो विल, वो मृत्यु पत्र खुद एक टेस्टामेंट है। अब यहां ये दोनों चीजें समझ में आ गई, टेस्टामेंटरी सक्सेशन और टेस्टामेंट। अब इंटेस्टेड सक्सेशन क्या है, जिसको कोडिफाई करने के लिए 1956 का कायदा बनाया गया, मंथन किया गया, मीटिंग्स ली गई, राव मीटिंग कहा गया उसको 1948 में। मैं उसका बयान आगे जारी रखूंगा, आप बने रहिए। अब इंटेस्टेड सक्सेशन वो होगा मेरे भाइयों के कोई हिंदू व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी जिंदगी में अपने वारिसों के लिए कोई मृत्यु पत्र, विल या वसीयत, उसका दस्तावेज नहीं बनाता और फौत हो जाता है, और मुतवफ़ा की जो यानी मैयत शख्स की जो जायदाद होती है, वो जायदाद उसके वारिसों को इंटेस्टेड सक्सेशन से आई, यानी बगैर किसी वसीयत,
विल या मृत्यु पत्र के छोड़ी हुई मिल्कत में उनको हक व हिस्सा बराबर बराबर प्राप्त हो गया, ये इंटेस्टेड सक्सेशन कहलाएगा। मैं यहाँ एक विनंती करना चाहता हूँ कि मेरे शब्दों में उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल हो जाता है, मैं उनको हिंदी में स्पष्ट करने की कमज़ोर सी कोशिश करता हूँ, आप प्लीज़ इसका ख्याल रखिए। अब मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर कि इस हिंदू सक्सेशन एक्ट का उद्देश्य तो समझ में आ गया, तो क्या ये उद्देश्य पूरा हुआ? बल्कि मैं तो कहूँगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के 1956 के बन जाने से हिंदू वारसा कायदे में एक ज़बरदस्त तब्दीली आई है, एक ज़बरदस्त बदलाव आया है। दिस एक्ट ब्रॉट अबाउट ग्लेरिंग चेंजेस बिकॉज इट गिव्स सच राइट्स which till then were unknown relating to women's property। यानी इस हिंदू सक्सेशन एक्ट से एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, और सबसे बड़ी तब्दीली वो आई कि इस कायदे के बनने से पहले हिंदू स्त्रियों की प्रॉपर्टी के संबंध में उनके अधिकार, उनके हक व हिस्से की जानकारी यानी अननोन थे, जानकारी ही नहीं थी। अब ये जो मैंने इंग्लिश में आपको बताया कि दिस एक्ट हैज ब्रॉट अबाउट ग्लेरिंग और कंसिडरेबल चेंजेस, तो ये मेरे अपने अल्फाज थे इंग्लिश के, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन मेरा नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन 1948 में राव कमेटी की स्पेशल मीटिंग ने, सिलेक्ट कमेटी ने, आई एम सॉरी, राव कमेटी की सिलेक्ट कमेटी का ये ऑब्जर्वेशन है 1948 में। और इस राव कमेटी के तहत बिल बनाया गया, बाकायदा उस पर मंथन किया गया, उसके बाद 1956 का कायदा किया गया। अब अगर इसको हम डिटेल में देखें, उस बिल को 1948 के, उनके ऑब्जर्वेशंस के, राव RAU, इसलिए मैं इसको राव प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो बेटियों को इनहेरिटेंस में हक व हिस्सा ही नहीं था, वो कोपर्सनस ही नहीं थी, कोपर्सरी में उनका समावेश ही नहीं था, शमूलियत ही नहीं थी, तो इसको डिस्क्रिमिनेटरी समझा गया। तो अब क्या हुआ भाई और बहनों, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू वारसा कायदा 1956 के आ जाने से क्या हुआ कि इंटेस्टेड सक्सेशन, यानी जिस सक्सेशन को किसी मृत्यु पत्र वगैरह के जरिए वारिसों के लिए नहीं छोड़ा गया, उसका डिवॉल्यूशन यानी डिवॉल्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस, उनके राइट निश्चित करने के लिए, नियमित करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, रूल्स बना दिए गए। रूल्स हैव बीन मेड हाउ द devolution of inheritance should be. That's the most considerable change, epoch-making change rather, that has brought about by this Hindu Succession Act, by enactment of Hindu Succession Act 1956. अब क्या इस हिंदू सक्सेशन एक्ट के आ जाने से हिंदू मिताक्षरा कोपासनरी के सदस्यों के अधिकार हुकूक पर कोई गदाई है, कोई इंटरफियरेंस हुआ है? ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के आ जाने से हिंदू मिताक्षरा कोपासनरी के सदस्यों के विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स बाधित नहीं हुए हैं, इनमें कोई इंटरफियरेंस, कोई खलल, कोई अड़थड़ा नहीं पैदा हुआ। फिर नई बात क्या हुई? नई बात ऐसे हुई, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कोपासनरी क्या है। कोपासनरी मैं पहले बता चुका हूं इसके पहले के एपिसोड में, फिर मजीद उसको वाज़ेह करूंगा, अधिक स्पष्ट करूंगा। कोपासनरी मैं सादा लफ्जों में कहूंगा, वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी में सभी वारिसों की, सभी हिस्सेदारों की एकत्र समान हिस्सेदारी, ज्वाइंट ओनरशिप, ज्वाइंट एयरशिप, एंड naturally, definitely, what follows? Joint possession. Unless and until there is a claim of adverse possession, that ownership of any particular heir was denied before 12 years or 15 years or 20 years, so as to attract the principal. I don't want to go in this detail at this juncture, because मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, जो डिमांड की गई है, मेरे दोस्तों ने मुझसे फरमाइश की कि मैं इस पर रोशनी डालूं। तो अब ये कोपार्सनरी हुई। कोपार्सनरी क्या हुआ करती थी? कोपार्सनरी में हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 कलम 6 में दुरुस्ती, अमेंडमेंट के पहले कोपार्सनरी में सिर्फ हिंदू
पुरुषों का समावेश हुआ करता था, सिर्फ पुरुष ही समाविष्ट थे, बेटियां स्त्रियां उसमें समाविष्ट नहीं थी। यानी जब डिवोल्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस होता था तो बेटियों को वारसा में यानी उस इनहेरिटेंस में कोई हक व हिस्सा ही नहीं था, क्योंकि वो कोपार्टनर्स ही नहीं थी, दे वर नॉट पार्ट एंड मेंबर्स ऑफ द कोपार्टनरी। तो फिर अब ये कितना जबरदस्त चेंज है हिंदू सक्सेशन एक्ट के आ जाने से, कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू व्यक्ति वसीयत करे, विल करे, तो चलिए ठीक है, टेस्टामेंटरी सक्सेशन हुआ, उसने दिया। अब इंटरेस्टेड वो फौत हो गया, वो सिर्फ बेटों को ही मिला करता था, सर्वाइवरशिप का पॉइंट था वहां, इसमें सक्सेशनिस्ट था, चांस ऑफ सक्सेशन, ईच एंड एवरीथिंग, जो इस्लामिक लॉ को जो अननोन है, जो चीजों को सभी थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चेंज आया, अब बेटियों को खुसूसन ये 1994 में 22/1994 में सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट के इसमें अमेंडमेंट आया, लेकिन 2005 का मजीद वाज़ेह कतई तौर पर खुले तौर पर आया है। ये 2005 का जो अमेंडमेंट दुरुस्ती आई है हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 को, इसके जरिए बेटियों को बेटों के बराबर हक दे दिया गया है। अब उनको इक्वल राइट्स, समान हक प्राप्त हो गए हैं, तमाम उसके लवाजिमात के साथ, जो कुछ उसके साथ चलता है, कोपार्टनरी के साथ बेटों को जो कुछ हासिल है वो सभी उनको हासिल है। अब ऐसी कोई शिक या ऐसी कोई कंडीशन नहीं रही कि बाप का देहांत कब हुआ, सक्सेशन कब ओपन हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत ही ये मिलकत है या ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी चली आ रही है। हिंदू कोई व्यक्ति अपना हक व हिस्सा, ओनरशिप, मिल्कियत किसी प्रॉपर्टी में रखते हुए, मालकी रखते हुए फौत हो गया, उसमें बेटे बेटियां, उसकी बेवा सभी बराबर बराबर के हकदार व हिस्सेदार हैं, बेटियां को पार्टनर्स हैं। अब ये हो गई तमाम बातें। अब इससे हिंदू मिताक्षरा को पार्टनरी पर कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हक व हिस्से बेटियों के गोया नियमित कर दिए गए, डिफाइन कर दिए गए। अब इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही किसी प्रकार का कोई। अब बेटियां बिला झिझक डिमांड कर सकती हैं प्रॉपर्टी के, हमारा ये बंटवारा कर दीजिए, बांटने कर दीजिए। अब कुछ चीज़ें हैं जिनका अभी खुलासा, अभी कोई नए नए अमेंडमेंट अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन रूलिंग्स आई है कि जितनी भी कंडीशंस थी वो हटा दी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हिंदू सक्सेशन एक्ट सभी के लिए है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये एप्लीकेबल होगा, इसके तहत हक व हुकूक जिसे प्राप्त होंगे वो हिंदू व्यक्ति जो हिंदू धर्म से हिंदू है उसको मिलेंगे, फिर वो धर्म किसी स्वरूप में हो, किसी फॉर्म में हो। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के कंसर्न सेक्शंस के अल्फाज हैं जिनको मैं हिंदी में बयान कर रहा हूँ। अब हिंदू की व्याख्या में बुद्धिस्ट यानी बौद्ध भाई आते हैं, जैन भाई आते हैं, सिख भाई भी आते हैं, लेकिन हिंदू इस कंसेप्ट में, इस व्याख्या में मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, पारसी भाई, ज्यूज भाई यानी यहूदी जिनको उर्दू में कहते हैं, जो इसराइल में बसते हैं, ये नहीं आते। अब यहाँ मैं एक बात बताना चाहता, मेरे नज़र से गुजरा था कि गुजरात के एक इलाके में बरसाहा बरस से परंपरागत तरीके से नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लोगों पर हिंदू लॉ का इतलाक होता था, हिंदू लॉ उनको एप्लीकेबल था जो हिंदू नहीं थे, लेकिन उनके मामला, उनके व्यवहार हिंदू लॉ के तहत फैसल होते थे और उनको मान्यता भी थी। अब ये बहस लंबी होगी और इस मुद्दे पर मेरे तजुर्बे में एक चीज आई थी, एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था सर केस के वक्त में। इस मुद्दे पे अपन एक सब्जेक्ट ये रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कबूल करता हूँ आपकी बात कबूल करता हूँ मैं भाई, लेकिन ये कहना जरूरी है कि वो विवाद हो गया था जो मेरे तजुर्बे की बात है, इसलिए मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ। जी सर, जी सर। अब मैं इस बात पर आता हूँ, अब जबकि हमको देखना है कि भाई हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में दुरुस्ती आ गई, हिंदू सक्सेशन एक्ट से बेटे बेटियों के हुकूक, हक व हिस्से कितने हैं, क्या हैं, सब डिफाइन हो गए, नियमित कर दिए गए हैं। तो इसको जानने के लिए मैं समझता हूँ
कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो व्यक्ति जो वारिस आते हैं उनके भी कुछ नाम दिए गए हैं सेक्शन 3 में, उनकी व्याख्या दी गई है सेक्शन 3 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के, उनको भी बयान करना ज़रूरी है। मैं उनको शॉर्ट में बयान करूँगा। नंबर 1 एग्नेट, नंबर 2 कॉग्नेट, नंबर 3 फुल ब्लड, नंबर 4 हाफ ब्लड, नंबर 5 यूटेराइन ब्लड, नंबर 6 एयर्स, और रिश्ते नातों के अलावा इंटेस्टेट जिसको मैं पहले बयान कर चुका हूँ। इन सबको वजाहत के साथ सेक्शन 3 में दिया गया है। अब यहाँ मैं मुख्तसरन बताऊंगा कि एग्नेट क्या है। एग्नेट एक शख्स से दूसरे शख्स का एग्नेट उस वक्त कहलाएगा जब दोनों व्यक्ति खून के रिश्ते से तो संबंधित हों लेकिन सिर्फ पुरुषों की तरफ से हों। कॉग्नेट, दो व्यक्ति अगर खून के रिश्ते से संबंधित हैं तो ये जरूरी नहीं कि उनके पूर्वज पुरुष ही हों। फुल ब्लड से संबंधित व्यक्ति वो कहलाएंगे जिनके पूर्वज एंसेस्ट्रेस सेम हो, एक ही हो, यानी माताएं पिता वगैरह उनकी जनरेशन्स में एक ही चले आ रहे हो, ये फुल ब्लड हुए। हाफ ब्लड से संबंधित वो व्यक्ति होंगे जिनके पूर्वज पुरुष होंगे एंसेस्टर्स, लेकिन एंसेस्ट्रेस यानी जन्मदाती माताएं अलग अलग होंगी। अच्छा, 2-3। यूटेराइन ब्लड से संबंधित व्यक्ति कौन होंगे? जिनके पूर्वज पुरुष हो, जिनके जन्मदाती माताएं तो एक हो, सेम हो, लेकिन उनके पिता अलग अलग हो। यूटेराइन का अर्थ ही मीनिंग अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वुम, WOMB, परहैप्स बी इज साइलेंट। अब ये हो गई तमाम बातें। अब इनको हमको जानना निहायत ही जरूरी होगा। आज हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया इसलिए एंसेस्ट्रल ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी या हिंदू ज्वाइंट फैमिली ये इसका कोई खात्मा हो गया, ऐसे नहीं है। मैं समझता हूं कि आज का प्रोग्राम, बाकी की तफसील अगले एपिसोड में मैं बताऊं, ये मुनासिब रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विथ मी। मुझे बर्दाश्त करने के लिए आपको मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और गुजारिश करता हूँ कि नए एपिसोड को भी गौर से सुनें, इसको समझें और इसको अमल में लाएं।